हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। और कैसे हो सब? बढ़िया। तो चलो आज का क्लास फटाफट शुरू करेंगे। आज हम लोग अलजेब्रा का जो कुछ और कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? टर्म्स के बारे में। ठीक है, टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं या तो एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब उस टर्म में कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। चलो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं लिखता हूं सब 2x माइनस 3/5y z 4। ये सारे एक एक टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट और वेरिएबल है। यहां पे भी कांस्टेंट क्या है? एक रेशनल नंबर है -3/5, वेरिएबल में y। यहां पे एक वेरिएबल है z, ये कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स को लेके हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। तो किस तरह से होगा वो? जब हम लोग टर्म्स को प्लस या फिर माइनस साइन से सेपरेट करते हैं और कंबाइनली लिखते हैं, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दे देता है। ठीक है, वैसे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक सिंगल टर्म के साथ भी हो सकता है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस या फिर माइनस साइन से वो सेपरेटेड रहते हैं टर्म्स। ठीक है, तो पहली बात, ये जो एक वेरिएबल है, हमेशा याद रखना, एक वेरिएबल के साथ हमेशा एक कांस्टेंट कंबाइंड रहता है, मतलब उसके साथ एसोसिएट रहता है, वो है 1। मतलब अगर मैं z लिख रहा हूं तो वो 1 मल्टीप्लाइड बाय z है। ठीक है, तो एक सिंगल वेरिएबल भी एक कांस्टेंट के साथ एसोसिएटेड रहता है, वो है 1 सबके लिए। a to z कोई भी एक वेरिएबल है जिसको हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, उसके साथ एक कांस्टेंट हमेशा एसोसिएटेड रहता है, वो है 1। यहां पे हमें यह ध्यान देने की जरूरत है, एक जो टर्म है इसमें मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि ये जो तीनों टर्म्स देख रहे हो, यहाँ पे एक एक वेरिएबल है। हम अगर ऐसे लिखें कि 2xy, ये भी एक टर्म ही है विथ 2 वेरिएबल्स। -3y² z, ये भी एक टर्म है। ठीक है, 3y² z³। और अगर मैं लिखूं, इसको ऐसे लिखूं, चलो 3y² z³ लिख दो, तो ये भी एक टर्म है। तुम बोलोगे सर ये फिर क्या है? ये 2, यहाँ पे 2, 3, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। इसका अलग से एक चैप्टर है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट पावर्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने z लिखा है, इसके साथ एक कांस्टेंट एसोसिएटेड है 1, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, और एक एक्सपोनेंट भी रहता है 1। तो z⁴ का मतलब होता है z। ठीक है, z⁴ मतलब होता है z इंटू z। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये एक नॉर्मल, एक अगर सिर्फ वेरिएबल है, उसके साथ एक कांस्टेंट और एक एक्सपोनेंट रहता है। तो जैसे कि यहां पे मैं अगर 2x लिखूं, इसके साथ कांस्टेंट 2 है और उसका अगेन एक्सपोनेंट कितना हो गया? एक सिर्फ वेरिएबल है, ये x⁴ हो गया। यहां पे 2xy है, तो कांस्टेंट हो गया 2, x का एक्सपोनेंट 1, y का भी 1। तो ये 2x⁴ y⁴ है। तो x⁴ का मतलब x, y⁴ का मतलब y, फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म में है 2 इंटू x इंटू y। यहां पे देखो, यहां पे y और z दो अलग अलग वेरिएबल हैं, उनके साथ अलग अलग पावर है 2 और 3, y⁴ 2 z⁴ 3, और ये कांस्टेंट क्या है? 3। तो इस तरह से हम लोग कोई भी टर्म्स बिल्डअप कर सकते हैं। अलजेब्रा में ये सारे के सारे टर्म्स हम अलाउड है, सब हम यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। अगर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड is about the term. Actually there are so many things in a term. Coefficient, that is coefficient, numeral coefficient, literal coefficients, and factors. Okay, factors. These all are the basic concepts you need to understand for better understanding in algebra. Okay, so what is a coefficient? Suppose there is a term 2x
Fine. So in this case, just remember that the constant that is associated with the variable is called the coefficient of the term. Okay. So in this case, the coefficient is 2. This is called coefficient. And it is also called numeral coefficient. Fine. And in this case, the variable x is called the literal coefficient. So literal coefficient is the variable and coefficient or the numeral coefficient is the constant associated with the variable. Suppose we take the example of 2xy. Just try to understand. In this case also 2 is the coefficient or numeral coefficient of 2xy and literal coefficient is xy. This is literal coefficient and this is numeral coefficient or simply coefficient. But if I say that what is the coefficient of x? Coefficient of x means the constant and variables along with their powers associated with x. In this case 2xy means 2 into x into y. So if I strike out x, what are remaining? 2y. 2 into y, 2y. So 2y is the coefficient of x. Same way 2x is the coefficient of y. Okay. So what are factors then? Factors are the constant and variables which are multiplied with each other to form the term. Suppose we consider the whole number system, suppose the number 12. Okay, let us draw the factor tree for 12. Okay, so 2, 6 are 12, again 2, 3 are 6. So these all are prime numbers, so we cannot proceed further. So by default the factor of 12 is 1 and 12 itself. So other factors are, the prime factors are 2 and 3. So what are the composite factors then? 2 into 2, 4 and 6. So 12 has factors are 1, 12, 2, 3, 4 and 6. The same way we can find out the factor of 2xy. Okay, suppose I think about 2xy, factors of 2xy. 2xy. Okay, if I divide it by 2, I get xy. Okay, when I divide it with x, I get y. No further division. So what are the factors then? By default, it is 1 and 2xy. These are the factors of 2xy. Other factors 2, x and y. Then xy. Then 2 multiplied by x, 2x, and 2 multiplied with y, 2y. So these are the factors of the term 2xy. अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज -3x स्क्वायर y स्क्वायर. देखो पहले इसको हम तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई. ठीक है. यहाँ पे -3x स्क्वायर y स्क्वायर का जो बाय डिफॉल्ट फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? 1 और -3x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है. बाकी हम चलो एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं. ये हो गया -3, ये एक फैक्टर है, फिर x और ये y. ये तीनों एक एक फैक्टर है. फिर जब हम लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो गया x स्क्वायर और y स्क्वायर. ये एक एक फैक्टर है. फिर अगर हम लोग x और y को मल्टीप्लाई करें xy, ये एक फैक्टर है. उसके बाद x y स्क्वायर, ये भी एक फैक्टर है, और x स्क्वायर y, ये भी एक फैक्टर है. ठीक है. उसके बाद जब हम लोग इस कांस्टेंट को वेरिएबल्स के साथ और उनके फैक्टर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें और बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे. जैसे कि -3 को जब x से मल्टीप्लाई करूं, ये एक फैक्टर है.
-3 को y से मल्टीप्लाई करूं ये एक फैक्टर है, -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो भी एक फैक्टर है, y स्क्वायर ये भी एक फैक्टर है, -3xy ये भी एक फैक्टर है, -3xy स्क्वायर ये भी एक फैक्टर है, -3x स्क्वायर y ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? देखो ये तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये टोटल 17 फैक्टर्स हमें मिल गए किसके? -3x स्क्वायर y स्क्वायर को। ये फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे एडवांस अलजेब्रा स्टडीज में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये हो गए हमारे क्या? फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरल कोएफिशिएंट एंड लिटरल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनोमियल। ओके, तो 2 पार्ट्स में अगर इसको मैं डिवाइड करूं, एक है पॉली और एक है नोमियल। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। सो मेनी टर्म्स, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि मेनी टर्म्स हैं तो उनको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल किस तरह से हम डिसाइड करेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल में पहले तो जो वेरिएबल होता है उसका कभी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, मतलब हमेशा ये एक होल नंबर होगा। अगर x टू द पावर -1 लिखा हुआ है या फिर x टू द पावर -2 लिखा हुआ है, x टू द पावर -3 लिखा हुआ है, ये सब पॉलिनोमियल के पार्ट नहीं हो सकते। एक्सपोनेंट्स हमेशा एक होल नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल में क्या क्या रहते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। टर्म्स रहते हैं, मल्टीपल टर्म्स रहेंगे, जैसे कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल एक सिंगल वेरिएबल के साथ हो सकता है या मल्टीपल वेरिएबल के साथ हो सकता है। तो पॉलिनोमियल अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल है। देखो एक ही वेरिएबल है x। अगर मैं लिखूं 3xy प्लस 4x प्लस 2y प्लस 7 सपोज, ठीक है, इसमें टोटल टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स है, लेकिन ये पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर ऐसा लिख दूं 3xy स्क्वायर z प्लस 5y प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स है, लेकिन यहां पे टोटल 3 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल या फिर मल्टीपल वेरिएबल के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो पॉलिनोमियल टाइप्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब इसमें एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म होगा। ठीक है, दूसरा बायनोमियल। बाय मतलब 2 है तो इसमें 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, उसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या है? ट्राई मतलब है 3, तो इसमें 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसमें कि 2 और मोर देन 2 और मोर टर्म्स हैं, उसको हम लोग मल्टीनोमियल बोलेंगे। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 1 टर्म है, मतलब सपोज 2x है, 2x स्क्वायर। चलो ये एक है मोनोमियल। मैं लिखूं 3/5 y क्यूब, ये भी मोनोमियल। मैं लिखूं -7 z स्क्वायर, ये भी एक मोनोमियल है। ठीक है, अभी अगर मैं लिखूं xy, ये भी एक मोनोमियल है। मैं लिखूं 3xyz, ये भी एक मोनोमियल है। मैं लिखूं -3/7 x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, ये भी एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, मतलब जैसे लिख दूंगी 2x प्लस 4, 2 टर्म है, एक टर्म विथ 2x एंड एक कांस्टेंट टर्म है।
तो ये दो टर्म्स है, इसमें बाइनोमियल हो गया। 7/8 x² प्लस 5y, ये भी एक बाइनोमियल है, दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं, 4x³ प्लस 3y प्लस 7, ये एक ट्राइनोमियल है जिसको हम एक मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। इसको भी हम मल्टीनोमियल बोलेंगे, इसको भी मल्टीनोमियल, क्योंकि 2 और मोर देन 2 है तो हम मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे मल्टीनोमियल सपोज है 4x⁵ प्लस 2y² प्लस z³ प्लस 7x माइनस 3, ये एक मल्टीनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में पहले हम देखते हैं, चलो पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल वेरिएबल, पहले उसमें डिसाइड करेंगे। पहले इसको डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें ध्यान दो, एक ही वेरिएबल होगा। तो देखो सपोज है 4x² प्लस 2x, ये टू टर्म्स हैं, ये एक बाइनोमियल है, एक मल्टीनोमियल भी मैं बोल सकता हूं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ये ध्यान दो। तो यहां पे दो अलग अलग टर्म है, यहां पे x का एक्सपोनेंट कितना है 2 और यहां पे 1। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन हो गया 2, तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, 5x⁵ माइनस x² प्लस 3x माइनस x⁹ सपोज। ठीक है, तो यहां पे भी अभी आराम से तुम लोग बता सकते हो, ये एक पॉलिनोमियल विथ सिंगल वेरिएबल है और यहां पे x का जो हाईएस्ट पावर क्या है 9, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये तो बहुत आसान है जब हम लोग सिंगल वेरिएबल के साथ डील करते हैं। अगर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल में जाएं, मल्टीपल वेरिएबल, तो देखते हैं दूसरा जो है पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। ये थोड़ा ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी। देखो एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 3x² प्लस 5x⁴ प्लस z⁴ 9 है। ठीक है, तो यहां पे हर एक जो टर्म है उसके एक्सपोनेंट के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे टोटल एक्सपोनेंट क्या है, x का जो है एक्सपोनेंट 2 है और y का 1 है। यहां पे x का 1 है और y का 4 है और यहां पे z का 9 है। ठीक है, ये z का 9 हो गया उसका एक्सपोनेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स है उनके एक्सपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे 4 + 1 5 हो गया और यहाँ पे तो 9 है। तो इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा वही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 9 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज मेरे पास है 3x⁵ y⁸ z⁴ 2 प्लस 5y⁹ प्लस z⁴ 10, ऐसा है। देखो यहां पे देख के ऐसा लगेगा कि ये जो 10 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पे देखो ये जब इनके हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, x का 5 प्लस y का 8 प्लस z का 2, तो ये हो जाता है 15। यहां पे एक ही वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट कितना 9 और यहां पे z का 10, तो देखो ये हो जाता हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही हमको ध्यान देना है, जब पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल वेरिएबल्स हैं
तो हमको हर एक टर्म्स का जितने भी वेरिएबल है उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। जिसका एडिशन सबसे ज्यादा होगा वही होगा तुम्हारा डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हैविंग मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, समझ में आया? स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, दैट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्या हो गया? टर्म्स, अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, लाइक और अनलाइक, ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स मतलब क्या होता है? लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसमें कि देखो ये दोनों डिसाइड करने में कांस्टेंट का कोई मतलब जो कोएफिशिएंट है उसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। ये पूरा डिपेंड करता है वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट के ऊपर, ठीक है। अगर कोई टर्म्स हैं जिनमें कि वेरिएबल सेम है और उसके एक्सपोनेंट भी सेम है, अगर मैं इस होल नंबर को n लिख दूं तो x टू द पावर n, और x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और ये n जो है एक्सपोनेंट है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। कोई एक टर्म है उसमें जितने भी वेरिएबल में, याद रखना सिर्फ एक वेरिएबल नहीं, अगर टर्म्स विथ वन वेरिएबल है तो वो भी चेक करना है, अगर टर्म विथ मल्टीपल वेरिएबल्स है तो सारे वेरिएबल्स का हमको एक्सपोनेंट चेक करना है। अगर वो सारे सेम हैं तब जाके उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 5x है और 5y है। देखो ये अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि कोएफिशिएंट से मतलब नहीं, कोएफिशिएंट सेम है अभी 5, लेकिन हमारा वेरिएबल अलग है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हैं। अगर मैं वेरिएबल को भी सेम रखूं, सपोज 5x है 5x स्क्वायर है, ये भी अनलाइक टर्म्स है। अगेन बोल रहा हूं, ये भी अनलाइक टर्म्स है। क्यों? कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन यहां पे एक्सपोनेंट 1 है, यहां पे 2 है, तो एक्सपोनेंट भी सेम होना जरूरी है, तभी जाके वो लाइक टर्म बनेंगे। अगर मैं बोलूं -3y³ और 2/3y स्क्वायर, यहां पे ना तो उनके कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ वेरिएबल सेम है, बाकी सब अलग है। कोएफिशिएंट से मतलब नहीं, लेकिन एक्सपोनेंट तो अलग ही हैं, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखता कि -3y³ और 2/3y³, तो ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट भले ही अलग हों, वेरिएबल भी सेम है और उनके एक्सपोनेंट भी सेम है। अगर टर्म्स विद मल्टीपल वेरिएबल लें, सपोज मेरे पास है 3x² y³ और है 2/3x³ y²। देखो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट छोड़ दो, वेरिएबल्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे -3x² y³ और 0.6x² y³ होता तो ये लाइक टर्म्स होते हैं। एक्सपोनेंट को छोड़ दो, भूल जाओ, ध्यान किस पे देना है? वेरिएबल और उनके पावर के ऊपर। वेरिएबल दोनों सेम है, x का इधर पावर कितना 2, यहाँ पे 2, y का इधर पावर कितना 3, ये 3, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। हमेशा याद रखना ये लाइक टर्म्स हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। आगे हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा हिंट दे देता हूं कि जब हमारे पास लाइक टर्म्स होंगे उनको ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक छोटा एग्जांपल अभी देता हूं, देख लो कि मेरे पास अगर 5x + 2x है तो इसको मैं 7x लिख सकता हूं, 5 + 2 7 और x। लेकिन अगर मैं 5x + 2y को ऐड करने के लिए मुझे बोला जाए, मैं इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकता, ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा, एक बाइनोमियल फॉर्म में रहेगा, ये एडिशन नहीं हो पाएगा। इसका रोल और एक भी है, जैसे कि हम लोग सपोज डिसाइड करना चाहते हैं कि ये एक बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, क्या है, एक पॉलिनोमियल अगर दिया गया है तो यहाँ पे हमको ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है 3x + 2y + 4xy + 7x,
तो देखते ही ये मत सोच लेना कि इसके पास 4 टर्म्स है, नहीं, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि देखो ये 3x और ये 7x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और जब लाइक टर्म्स आते हैं एक पॉलिनोमियल के अंदर तो हमें उनका कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो ये 7 + 3 10x हो जाएगा, मतलब ये 10x + 2y + 4xy है, जिसके पास की 3 टर्म है, तो ये एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखूं -3x² + 4xy + 7yx², सपोज ऐसा लिखा गया है। देखो यहाँ पे भी ध्यान दो, ये ट्राइनोमियल नहीं है। तुम बोलोगे सर फिर क्या है? देखो ये दोनों जो टर्म हैं ये लाइक टर्म्स हैं, ये है -3x² और ये है 7yx²। ध्यान दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन में AB = BA, ठीक है ना, A × B = B × A। तो यहाँ पे भी ऐसा है, x² × y लिखो या y × x² लिखो, दोनों सेम होते हैं। तो ये -3 और 7 ये अलग हैं, हमको कोएफिशिएंट से मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हमको क्या करना है? बस -3 + 7, अगर जब हम उसको ऐड करें x²y तो ये हो जाएगा 4x²y। तो ये एक्चुअली हमारे पास है 4x²y + 4xy, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है, ना कि 3 टर्म। तो ये बाइनोमियल है। अगर हमको पूछा जाए कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या क्या है, ये मोनोमियल है, क्या है, एक्चुअली ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का बहुत बड़ा रोल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने अलजेब्रा के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। क्या क्या हमने डिस्कस किया? हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, हमने टर्म्स का जो कोएफिशिएंट होता है, न्यूमेरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट, टर्म्स का जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया, पॉलिनोमियल्स विद सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद मल्टीपल वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि किस तरह से हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म्स को डिसाइड कर सकते हैं और उनका इंपैक्ट क्या रहता है कैलकुलेशन में या फिर डिसाइडिंग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आशा करता हूं तुम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को दोबारा वॉच करो, आराम से पॉज करके वॉच करो, बार बार देखो। जहां पे कुछ नोट डाउन करने की जरूरत है नोट डाउन करो, क्योंकि मैं कोई बुक को फॉलो करके नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई बुक में क्या दिया है नहीं दिया है उस हिसाब से मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। आप अपने बुक में जाओ, रिवाइज करो, देखो क्या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, तो मैं हर बार यही बोलता हूं कि अगर आपको अपना कैरियर अच्छा चाहिए, एजुकेशन फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप मेहनत करोगे आप अपने लक्ष्य में पहुंच जाओगे। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।